अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट बहुत ही करीब है और स्टूडेंट्स अक्सर यही कह रहे थे कि सर कुछ ऐसी टिप्स बता दें, या सेकेंडली हमें जो है क्रैश कोर्स का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दें जिसको समझने के बाद हम लॉ गेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आज लेक्चर है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 10 मार्क्स हैं, और 10 मार्क्स से अलावा अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो चैप्टर 1 के अलावा चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 के अलावा चैप्टर 11, और चैप्टर 11 के अलावा आ जाएगा आपका चैप्टर 10। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 14 और 16, 17, और 17 के बाद आ जाता है चैप्टर 31 और 39। ये 12 चैप्टर्स हैं जो आज हमने डिस्कस करते हैं। आज की एक क्लास के अंदर हम जो है 12 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट आर्ट सेक्शंस जो है डिस्कस करेंगे। इन 12 चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो इन 12 चैप्टर्स में से एक आपका आ जाता है चैप्टर 1 और एक आ जाता है चैप्टर 14। चैप्टर 14 के अलावा चैप्टर 31 और 39। ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस एनी हाउ आने ही आने। सेकेंडली अगर बात की जाए कि 12 चैप्टर्स हो गए। कितने चैप्टर्स हो गए? 12 चैप्टर्स हो गए। इन 12 चैप्टर्स के टोटल सेक्शंस कितने बनते हैं? 200 प्लस सेक्शंस बन रहे हैं इसके। अब 200 प्लस सेक्शंस एक ही सिटिंग के अंदर याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा पोर्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का कि जिसमें स्टूडेंट्स की यही शिकायत रही है कि ये सबसे लेंदी प्रोसीजर है। लेंदी प्रोसीजर से मुराद ये कि ये एक ऐसा जो है हमारे पास कोड है, ये एक ऐसा पोर्शन है 10 नंबर्स का जिसकी जो है मार्क्स की वेटेज भी 10 है और चैप्टर्स ज़्यादा हैं। अगर हम देख रहे थे कानून शहादत ऑर्डर को, तो कानून शहादत ऑर्डर की जहाँ तक बात थी, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर 20 मार्क्स थे लेकिन उसकी वेटेज ज़्यादा थी। जब हमने बात की पीपीसी की, तो पीपीसी के अंदर 5 चैप्टर्स थे और उसके अंदर कितने मार्क्स थे? उसके अंदर भी आपके जो है 10 मार्क्स थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 जो है आपके चैप्टर्स हैं। अब इन 12 चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, किस तरीके कार से बनते हैं, अभी भी मैं आपसे यही करूँगा। सिंपली बात यही कहूँगा, बाद में भी यही कहूँगा, अभी भी यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने बैरक्स पर। जितना ज़्यादा बैरक्स पर कमांड होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उतने हाई मार्क्स स्कोर करें। तो चैप्टर 14, चैप्टर 31, 39 इसको एटलीस्ट आपने 2 से 3 बार गो थ्रू करना है। जब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 किसी भी एक्ट का बात किस चीज़ की करता है? बात करता है आपका इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो हमारे पास सेक्शन नंबर 4 ये डिस्कस किस चीज़ के साथ करता है? ये डिस्कस करता है आपके डेफिनेशंस क्लासेस की तरफ। लेकिन डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 1। सेक्शन 1 बात करता है कि इट एक्सटेंड इन द होल ऑफ पाकिस्तान, और सेकेंडली कि जो हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या थी? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या थी? ये दोनों डेट्स आपको याद हो। एक होती है हमारे पास 22 मार्च 1898, सेकेंड आता है 1 जुलाई। कौन कौन सी डेट्स हैं? एक आती है 22 मार्च 1898 और सेकेंड डेट हमारे पास आ जाती है 1 जुलाई 1898। अगर वो बात करेगा आपसे कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट, किस दिन ये कानून पास होता है? 22 मार्च 1898। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ये फ्यूचर डेट से इन्फोर्स होती है। फ्यूचर डेट कौन सी है? 1 जुलाई 1898। ये हो गया आपका सेक्शन 1 का इम्पोर्टेंट जो है सब सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं किसकी तरफ? उसके बाद आते हैं हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन नंबर 4 किस चीज़ की बात करेगा? आपका डेफिनेशंस की। अब इन डेफिनेशंस के अंदर यहाँ पर आपने याद रखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस को याद करने का बहुत ही ईजीएस्ट वे कौन सा है? ए फॉर एडवोकेट जनरल। ए फॉर एडवोकेट जनरल आ गया, बी फॉर बेलेबल ऑफेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट सी फॉर चार्ज, फिर ई जो है ओमिटेड है, और एफ फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। सी फॉर
चार्ज, और फिर इसके अलावा आपका एफ आ जाएगा। एफ से क्या आएगा? एफ से आपका आ जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है कंप्लेंट की। कंप्लेंट के अलावा और जो है आपका आ जाता है फिर के फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आइए के फॉर इंक्वायरी, के फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी आ जाएगा। और इंक्वायरी के अलावा फिर जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, आई से क्या आएगा? इन्वेस्टिगेशन, आई से इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। और मजिस्ट्रेट, एम में जो है आपका एम ए में मजिस्ट्रेट है, एम ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की क्या डेफिनेशन है, एडवोकेट जनरल कौन होगा? सिंपली यहाँ पे हमें क्या बताया, यहाँ पे हमें इसने ये डिफाइन किया, एडवोकेट जनरल कोई भी गवर्नमेंट एडवोकेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करे। ठीक है, फिर सेकेंडली क्या बात करता है? सेकेंडली बात करता है आपके बेलेबल ऑफेंसेस की। अब बेलेबल ऑफेंसेस डील करता है कौन से चैप्टर के साथ? चैप्टर 31। यहीं से आपका चैप्टर 31 स्टार्ट होगा। चैप्टर 31 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 31 के अंदर जब आप देखेंगे तो कोई जो है आपके 6 to 7 सेक्शंस हैं, जो स्टार्ट होता है आपका 496 से और 502 तक। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है? यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के अंदर बात की जा रही है बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेल कब ग्रांट होगी, बेल कब ग्रांट नहीं होगी। यहाँ पर दो सेक्शंस आपने याद रखने हैं, एक याद रखना है 497, एक याद रखना है 498। 497 और 498 किस चीज़ से डील करता है? तो अब हम देख रहे थे कि मेन डिफरेंस क्या है सेक्शन 497 और 498 में। 498 किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है सिंपली बेल बिफोर अरेस्ट की। और एक आ जाता है हमारे पास 496। इन तीन सेक्शन से एक सवाल लाजमी 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 आएगा। अब जो हमारे पास 496 है और 497 है, 497 में क्या डिफरेंस है? 496 बात करता है कि बेल is granted as a matter of right, bail can be granted as matter of right। ठीक है, और इसके लिए आपने याद रखना है कि जो भी ऑफेंसेस 3 इयर्स वाले होंगे, जिसकी सज़ा 3 साल है, उसमें बेल ग्रांट होगी एज अ मैटर ऑफ राइट। 497 498 किस चीज़ की बात करता है? 497 497 बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मींस के वो ऑफेंसेस जिसके अंदर बेल ग्रांट हो तो सकती है लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम की जा सकती। ठीक है, 498 किस चीज़ की बात करता है? 498 बात करता है आपकी कि बेल बिफोर अरेस्ट, क्या किसी को अरेस्ट करने से पहले पहले बेल ग्रांट हो सकती है या नहीं हो सकती। अब देखें, एक जो है स्केच समझे, यहाँ पर होती है एक एफआईआर। एफआईआर होने के बाद एक शख्स को किया जाता है अरेस्ट। अरेस्ट होने से पहले पहले अगर उसकी बेल ग्रांट हो जाए तो वो कौन सा सेक्शन डील करेगा इसके साथ? 498। और अरेस्ट होने के बाद अगर उसकी बेल हो तो उसके साथ डील करेगा 496 से 497। ठीक है, ये स्केच आपने इस तरीके से समझना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर एक शख्स पे सेपरेट एफआईआर्स हैं तो बेल भी वो सेपरेट करवाएगा, एक बेल एक एफआईआर पे होगी। ठीक है, उसके बाद बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट, और जो मैं आपको 497 का बता रहा था नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस फर्दर फिर दो चीज़ों के साथ डील करता है। एक बात करता है प्रोहिबिटरी क्लास, और एक बात करता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। अब ये प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में मेन डिफरेंस क्या है? प्रोहिबिट मीन्स के टू प्रोहिबिट, अगर कोई शख्स
ऐसा ऑफेंस करे जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या फिर उसकी सज़ा कितनी है, मोर देन 10 ईयर्स है, तो वो किस में फॉल करेगा, प्रोहिबिटरी क्लास में। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में क्या होगा, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में जर्नली जो है बेल ग्रांट नहीं होती, सॉरी बेल ग्रांट हो जाती है। अब नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, जो आपके 4 to 10 ईयर्स पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस हैं। और प्रोहिबिटरी क्लास की भी एक एक्सेप्शन, वेयर देयर इज एन रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन सिंपली हमें इतना बताती है कि अगर कोई शख्स सिख हो, इन्फ्रिम हो, या फिर जो है ओल्ड हो या वुमेन हो, तो अगर प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर भी फॉल करेगा फिर भी उनको बेल ग्रांट हो जाएगी। इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अलावा सेक्शन 497 सब क्लास 2, 497 सब क्लास 2 किस चीज़ के साथ डील करता है, ये डील करता है फर्दर इंक्वायरी के साथ। और हमारे पास 497 सब क्लास 5 डील करता है कैंसिलेशन ऑफ बेल, कैंसिलेशन ऑफ बेल। बेल आखिर बेल है क्या, देखें जब कोई शख्स क्या करे, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक ऑफेंस किया, ऑफेंस कमिट किया या नहीं किया वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन अगर बाद में पता ये चल जाए कि इस शख्स ने वो ऑफेंस कमिट किया ही नहीं था, अब वो कहता है कि मैं पिछले 1 साल से जो जेल के अंदर था मेरे पास उसकी रेमेडी क्या अवेल होगी, 1 साल मेरा ज़िंदगी का ज़ाया हो गया, 1 साल में जेल के अंदर कन्विक्टेड था और अब मैं जेल से बाहर निकला हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे माशरे के अंदर लोग तो मुझे मुजरिम ही समझेंगे। तो वो शख्स कहाँ चला जाता है, इन द हैंड्स ऑफ श्योरिटीज़, इन द हैंड्स ऑफ श्योरिटीज़, ज़मानत पर वो शख्स बाहर हो जाता है, उसको हम कहते हैं बेल। ये एक रेमेडी है। अगर उसने जुर्म किया होगा तो बाद में उसको कन्विक्ट कोर्ट डिसाइड करके दोबारा उसको जेल भेज सकती है, लेकिन अगर उस शख्स ने जुर्म नहीं किया होगा तो उसके पास क्या रेमेडी थी, तो उसके पास ये रेमेडी थी कि वो बेल अपनी करवा के बाहर आ सकता था। लेकिन बेल बॉन्ड जमा करवाने के बाद, बेल बॉन्ड जमा करवाने के जो है वो कौन सा सेक्शन डील करता है, जो आपका श्योरिटीज़ का सेक्शन है, सेक्शन 502 रिटर्न ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी कब रिटर्न होगी 501, और इसका एक अलग चैप्टर है जो कि बात करता है किसी चीज़ की, बेल बॉन्ड की। फिर इसके बाद कैंसिलेशन ऑफ बेल कब होती है, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए आपने सिंपली याद ये रखना है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स क्या करे, बेल अपनी करवा ले, बेल करवाने के बाद उसकी जो मुखालिफ पार्टी है उसको तंग कर रहा है या उसको थ्रेट कर रहा है, या फिर जिस ग्राउंड पर उसकी बेल ग्रांट हुई थी वो ग्राउंड्स फुलफ़िल नहीं हो रहे। किस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो रहे कि अब ये श्योरिटीज़ पर बाहर आ चुका है और किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस किस्म का अगर कोई भी तजाद आप देखते हैं तो आप क्या करवाएंगे, बेल होने के बाद जैसे आपने बेल फाइल की थी वैसे ही आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ बेल करवाएंगे। कैंसिलेशन ऑफ बेल कहाँ होती है, सेक्शन 497 सब क्लास 5 के अंदर कैंसिलेशन ऑफ बेल होगी। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका बेल का चैप्टर। और बेल के चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो आ जाता है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। जैसे ही कोर्ट के अंदर वो फर्निश करेगा श्योरिटी, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको जो है कस्टडी से डिस्चार्ज कर देगी। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़, अगर कोई शख्स मजिस्ट्रेट के सामने ये कहे कि मैं मज़ीद इसकी श्योरिटी नहीं रखना चाहता, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि इसको दोबारा से री अरेस्ट कर दिया जाए। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 31। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम किसी की बात कर रहे थे, आपकी डेफिनेशन क्लासेस की। चार्ज का पूरा एक चैप्टर मौजूद है सेक्शन 221 से ऑनवर्ड। चार्ज है क्या, चार्ज मींस एनी चार्ज कंटेन मोर देन वन। इसका मतलब क्या है, अगर किसी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो, फ़र्द जुर्म का मतलब ये कि अगर किसी के ऊपर ये हो कि भाई इल्ज़ामात जो लगे थे, अब कोर्ट उसको बता रही है आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं और आपने ये जुर्म किए हैं, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, दोनों कंडीशंस होती हैं। तो डेफिनेशन की हद तक अगर हम बात करें तो चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज कंटेन मोर देन वन। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज मोर देन वन, उसको हम चार्ज कहेंगे। फिर उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखें ऑफेंस 2 काइंड के होते हैं, कौन कौन से काइंड के, कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस सिंपल इतना है कि अगर कोई शख्स क्या करे, कोई भी ऐसा ऑफेंस करे जो फुलफिल कर रहा है 154 में, या फिर जो है किस में आ रहा है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट में आ रहा है, काबिल दस दर अंदाजी पुलिस, यानी कि पुलिस उसको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सके, तो वो किस में आएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और अगर वो उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, मिसाल के तौर पे
किसी जो है प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी जो वैल्यूएबल भी नहीं थी उसको चुरा लिया, या फिर जो है 20-30 रुपये चुरा लिए, या फिर ऐसा कोई माइनर ऑफेंस कर लिया, तो फिर वो कहाँ फॉल होगा, वो होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जिसकी रिपोर्ट होती है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर आपके साथ में डिस्कस करूँगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लियर हो गया। फिर आते हैं किसकी तरफ, कॉग्निजेबल के बाद कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। जब पुलिस आपकी एफआईआर ना करे तो आप कहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब कोर्ट के आपके पास सेकंड रेमेडी क्या है, एफआईआर नहीं हो रही प्रॉपर, आप जो है इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर के अंदर उससे चालान केस से नहीं गुजर रहे, तो नॉन चालान केस की तरफ जाएंगे। अब ये चालान केस, नॉन चालान केस का मतलब क्या है, ऐसा केस जिसके अंदर एफआईआर हो, ऐसा केस के जिसके अंदर पुलिस क्या करे, पुलिस प्रॉपर चालान सबमिट करे, उसको हम कहते हैं चालान केस, ठीक है। और अगर ऐसा केस जिसके अंदर पुलिस आपकी एफआईआर काट ही नहीं रही, 22 एबी में गए फिर भी पुलिस आपकी एफआईआर काट ही नहीं रही, तो क्या होगा, फिर आप जाएंगे डायरेक्ट कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत, जो चैप्टर नंबर 16 है और 17। चैप्टर 16 और 17 और 14 तीनों आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले डेफिनेशन क्लियर कर दूं आपके साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कंप्लेंट, एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट। उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद आ जाता है इंक्वायरी। इंक्वायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी का जो डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। मतलब मजिस्ट्रेट ट्रायल के अलावा जो भी एक्शन करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इंक्वायरी, आई फॉर इंक्वायरी। फिर आ जाते हैं किसकी तरफ, फिर आ जाते हैं, मूव फॉरवर्ड करेंगे हम फर्दर, हाँ फर्दर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे किसकी तरफ, आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 154, जिसके बारे में अक्सर पूछ रहे थे स्टूडेंट्स के सर 154 समझा दें। देखें डेफिनेशंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, इन्वेस्टिगेशन। चैप्टर कौन सा है, 14 के अलावा आपके साथ 16 और 17 तीनों के तीनों चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। चैप्टर 14 क्या कहता है कि जो ऑफेंस होते हैं वो दो काइंड्स के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। अब जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसकी प्रॉपर एफआईआर होगी 154 सेक्शन के तहत। 154 क्या कहता है, 154 सेक्शन सिंपली हमें ये बताता है कि अगर आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करें तो 154 सिंपली आपको क्या कहेगा कि एफआईआर कैन ओनली बी लॉन्च इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर कहाँ लॉन्च हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। और जब भी कोई शख्स एफआईआर करवाएगा तो वो क्या होगा, या तो वो रिटर्न में देगा या तो वो वर्बली बताएगा। और वो एफआईआर लॉन्च करवाने वाला कोई भी शख्स हो सकता है, चाहे वो उस केस के अंदर मुलविस था, चाहे उसका नेबर था, चाहे कोई भी शख्स था, ठीक है। ये किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, एफआईआर की जो फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर हरगिज़ रिलाय नहीं कर सकते कि इसने ये जुर्म किया था या इसने जुर्म नहीं किया था। खैर अगर आपने डिटेल लेक्चर लेना है तो चैप्टर नंबर 14 का डिटेल लेक्चर सुन लेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, एक एक सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, 154 की। 154 जो एफआईआर होती है वो किसके तहत होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। सिर्फ और सिर्फ एफआईआर होगी कॉग्निजेबल केस के अंदर। जब एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च होने के बाद फिर कहाँ आएंगे, फिर जो है आपके 156 के तहत उसकी होगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। ये लास्ट टाइम एक सेक्शन आया था, सेक्शन 156 सब क्लास 2, सेक्शन 156 सब क्लास 2 से एक जो है सेक्शन आया था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ डैश पीपीसी एंड ऑफेंस ऑफ जिना हुदूद केसेस शल नॉट बी कंडक्टेड बाय डैश बिलो द रैंक ऑफ डैश। मतलब कि कौन जो है हुदूद केसेस के अंदर कौन सा शख्स एफआईआर कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट, यानी कि एसपी से बिलो रैंक का कोई भी शख्स इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर। एक जो है हमारे पास शान रिसालत के अंदर गुस्ताखी, यानी कि जो आपके पास ब्लास्फेमी लाज है उसके अंदर, और उससे हट के जो हुदूद केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, वहाँ पर एसपी से लोअर रैंक का कोई भी शख्स इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आते हैं किसकी तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आ जाता है, फिर आ जाता है आपका 156 के बाद 160। 160 किस चीज़ की बात करता है, 160 बात करता है कॉलिंग ऑफ विटनेस। कॉलिंग ऑफ विटनेस के बाद 161 बात करता है स्टेटमेंट्स
बाय विटनेस। देखें, पुलिस के पास ये इख्तियारात हैं कि पुलिस क्या करेगी, 160 के तहत किसी भी विटनेस को बुला सकती है। बुलाने के बाद उसके जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकती है। और अगर कोई शख्स कन्फेस करे, कोई मुजरिम हो या मुजरिम से हट के कोई भी शख्स कन्फेस करना चाहे पुलिस के सामने, तो वो क्या करेगा, वो बताना चाहेगा कि भाई मैंने ये जुर्म किया है। अब हमने कानून शहादत ऑर्डर के अंदर दो आर्टिकल्स पढ़े थे। कौन कौन से आर्टिकल्स थे? वो आर्टिकल्स, एक था हमारे पास आर्टिकल 37, आर्टिकल 38। आर्टिकल 37 और आर्टिकल 38 जो कन्फेशन से रिलेट करता था, उसने हमें सिंपली ये बताया कि जब भी कोई शख्स क्या करेगा, जब भी कोई शख्स कन्फेशन करेगा, क्या करेगा, कन्फेशन करेगा, तो वो कन्फेशन पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में कर ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? कर इस वजह से नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। अब अगर कोई शख्स कहना चाहेगा पुलिस को कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूं, तो पुलिस उसको ले जाएगी 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के पास, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। जब मजिस्ट्रेट के पास उस शख्स को ले गई, मजिस्ट्रेट के पास उस शख्स को ले गई, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा। वो रिक्वायरमेंट्स ये कि पुलिस को वहाँ से निकाल देगा। उसके अलावा जो है उससे कुछ सवालात करेगा, हथकड़ियाँ उतारेगा और उससे पूछेगा कोई थ्रेट वगैरह, कोई इंड्यूसमेंट, किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव तो नहीं है आपके ऊपर। और ये जो स्टेटमेंट होती है ये ऑन ओथ होती है। कन्फेशन हमेशा होता है विदाउट ओथ। कन्फेशन क्या होता है? विदाउट ओथ होगा। ठीक है, 164 क्लियर हुआ। उसके बाद क्या आ जाएंगे? उसके बाद आ जाएंगे 167। 167 मिसाल के तौर पे एक शख्स, 167 क्या कहता है? रिमांड के बारे में बात करता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स के ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो है पुलिस को ऐसा लगता है कि फ़र्दर जो है इसकी इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, फ़र्दर हम जो है चाहते हैं कि इससे कुछ सवालात करें। तो जब उसको प्रेजेंट किया गया 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, अब पुलिस चाहती है कि इसका हम रिमांड तलब करें। रिमांड का मतलब क्या होता है? टू सेंड बैक, यानी कि दोबारा से पुलिस के पास वो शख्स वापस आ जाए, पुलिस की गिरफ्त में वो शख्स वापस आ जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं रिमांड। रिमांड का मतलब होता है टू सेंड बैक, और इसके लिए फ़र्दर इंक्वायरी तलब की जाती है कि हमें फ़र्दर इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, हम जो है इसके लिए रिमांड तलब करें। अब मजिस्ट्रेट की मर्ज़ी है, वो 2 दिन का रिमांड दे, 5 दिन का रिमांड दे, 10 दिन का रिमांड दे। रिमांड हमेशा जब भी कॉन्टेस्ट रिमांड होगा तो वो कंसेक्टिवली होगा, एक साथ कभी भी नहीं होगा। 15 डेज़ का मैक्सिमम टाइम है। कितना टाइम है? मैक्सिमम 15 डेज़। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन का मतलब 15 दिन। ये हमेशा क्या होगा? डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के अंदर होगा। सही है। अक्सर आप देखते हैं कि जो छोटे मोटे क्राइम्स है उसके अंदर मजिस्ट्रेट 2 दिन का, 3 दिन का रिमांड दे देता है। अच्छा जी, जब रिमांड के अंदर आ गया फिर उसकी बेल नहीं होगी। अब केस आया, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत बताता चलो आपके, जाहिर सी बात है कल को आप एडवोकेट बनेंगे। एडवोकेट बनने के बाद आपके पास कोई सडनली कोई बड़ा सा केस आ जाता है, छोटा या बड़ा केस होता है। केस ये आया कि एक शख्स के ऊपर हो गई एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद उसको प्रेजेंट किया गया किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया तो आप किसकी तरफ से थे? एडवर्स पार्टी की तरफ से। आप चाहते हैं कि यार किसी तरीके से ये इसकी बेल ना हो, किसी तरीके से इसको हम जो है जेल के अंदर ही रखवाएं। जब बंदा जैसी होगा, जुडिशल कस्टडी में जाएगा, जेल के अंदर जाएगा, जेल में जाने से पहले कोशिश करें कि उसकी क्या करें, उसका रिमांड कॉन्टेस्ट करवाएं। किसी तरीके से आप चाहें कि बस इसका रिमांड मिल जाए। रिमांड नहीं मिलता, पुलिस ने पैसे खा लिए हैं। अब पुलिस ने पैसे खा लिए हैं उस अक्यूज से, डेफिनेटली रिमांड तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस क्या करती है? दोनों पार्टी से पैसे खाती है, यहाँ से भी लेगी, वहाँ से भी लेगी। जो पार्टी तगड़ी होगी, जो पार्टी आपको जो है ज़्यादा अमाउंट देगी, वो पार्टी क्या करेगी? वो पार्टी डेफिनेटली पुलिस जो है उसकी फेवर में बताएगी। जब पुलिस उसकी फेवर में बताएगी सो डेफिनेटली क्या होगा कि पुलिस जो है उसकी फेवर में बताएगी। सो पुलिस तो अब उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, कहने का मकसद ये है कि रिमांड कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। अब आपके पास क्या रेमेडी है? अब आपके पास ये रेमेडी है कि आप किसी तरीके से उसको 3-4 दिन और भी अंदर रखवा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि हमने केस स्टडी नहीं की, इसने बेल फाइल की, बेल के हमें डॉक्यूमेंट्स अभी रिसेंटली मिले हैं, तो हमें 2 से 3 दिन दे दिए जाएँ। मजिस्ट्रेट के पास टाइम पीरियड होता है कि वो मैक्सिमम आपको 3 दिन दे सकता है कि आप जो है फ़र्दर 3 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन करके और बेल के आर्गूमेंट्स में आएँ।
लेकिन बेल ग्रांट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको अभी जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया इसके तहत आपने देख लिया होगा। अगर आप चाहते हैं बेल ग्रांट ना हो तो कोई ऐसा केस लॉज इस तरीके के ले जाएं कि आप जो है उसकी बेल रिजेक्ट करवा दें, रिफ्यूज़ करवा दें, क्योंकि एट अ टाइम अगर बेल में जाएंगे तो आप केस लॉज निकालेंगे रिफ्यूज़ल ऑफ बेल के, कैंसिलेशन के नहीं निकालेंगे। खैर ये बहुत डिटेल में चला गया, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको डिस्कस करते चलेंगे। 167 हो गया। 167 के बाद क्या होगा? 167 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है 169। 169 किस चीज़ से डील करता है? वो डील करता है आपका बेल या फिर रिलीज बाय पुलिस। पुलिस के पास ये भी इख्तियार आते हैं कि जब पुलिस देखती है कि एक विटनेस, एक कोई भी शख्स, हमें इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, हमें इस शख्स की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको रिलीज़ कर देगी, उस शख्स को छोड़ देगी। पुलिस जब उस शख्स को छोड़ेगी वो किस सेक्शन के तहत छोड़ेगी? 169 के तहत उस शख्स को रिलीज़ करेगी, जिसको हम बेल बाय पुलिस भी कहते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है। और ये पावर किसके पास है? ये पावर्स आपके होते हैं SHO के पास, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास। अब ये मैंने आपको तरीका बताया किसका? ये तरीका मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस का। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी बात की थी मैंने, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 155 के साथ डील करता है। और जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरी बाइक चोरी हो गई, आप ये कहते हैं कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया, जब वो चोरी होने के ज़ुमरे में जाएगा डेफिनेटली उसकी क्या होगी? FIR होगी। तो पुलिस की कोशिश ये होगी कि FIR ना हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप इलाकाए पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी FIR के अंदर लिखा हुआ है कि 308/2024, इट मीन्स के 2024 के अंदर आपकी जो FIR नंबर है 308वीं FIR है, इतनी FIR हो चुकी है इस इलाके के अंदर, इतना क्राइम रेशियो है। तो पुलिस तो यही चाहेगी कि FIR लॉन्च ही ना हो। पुलिस क्या करेगी? पुलिस कहेगी कि आप रिपोर्ट करवा लें, NC। अक्सर इसको आपने वर्ड सुना होगा NC, लेकिन इसका नाम दिया जाता है रिपोर्ट का। अब इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, अक्सर लोग नहीं भी करवाते। इसका फ़ायदा सिंपल इतना है कि अगर किसी भी शख्स से, किसी भी कल्प्रिट से अगर कोई भी सामान आपके सामान से मिलता जुलता बरामद होगा तो पुलिस आपको कॉल करके वो सामान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हरगिज़ नहीं है, आपको पता ही है पुलिस के हालात। खैर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा था। 155 के तहत क्या होगा? 155 के तहत रिपोर्ट दर्ज होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके कार की होगी? इन्वेस्टिगेशन होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की 155 सब क्लास 2 के तहत, 155 सब क्लास 2 के तहत, लेकिन होती हरगिज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम, यहाँ की बात कर रहा था, पुलिस क्या करती है? पुलिस एक जो है चालान भी सबमिट करती है, मतलब कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एक 173 के तहत चालान सबमिट करती है। चालान के अंदर ये लिखा होता है कि भाई हम गए, हमने इस मौके पे ये चीज़ तलाश की, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ये हमने जो है असले बरामद किए, ये विटनेस था, विटनेस इतनी दूर खड़ा हुआ था, और उस इलाके के अंदर ये तासुरात थे, ये मामलात थे, ये सारा कुछ पुलिस लिखती है चालान के अंदर, जो फाइनल रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? रिपोर्ट का नाम, 173 के तहत। और 172 सेक्शन के अंदर क्या होता है? 172 के अंदर होती है पुलिस डायरी, जिसको उर्दू में कहा जाता है रोज़नामचा। जब भी आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उनके पास एक बुक होगी, उस बुक का नाम क्या दिया जाता है? रोज़नामचा। कि डेली बेसिस पे जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी NC FIR होती है, तो वो पूरा का पूरा उस बुक के अंदर वो लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं पुलिस डायरी, और वो उसको मेंटेन करने के पाबंद हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बात कर रहा था आपसे चैप्टर नंबर 16 की। चैप्टर नंबर 16 को ज़रा ओपन करें तो चैप्टर नंबर 16 आपके किसके साथ बात करता है? कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। किस चीज़ की बात करता है? कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। अब कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट के सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस हैं। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मैं आपको बता रहा था कि मिसाल के तौर पे आप गए किसके पास? आप गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद होता कुछ इस तरीके से कि पुलिस कहती है हम आपकी FIR दर्ज करेंगे ही नहीं। 22 AB में गए, तब भी जो है कोर्ट ने उसको डायरेक्शन नहीं दी FIR की। अब क्या करेंगे आप? और आपका ऑफेंस किस में फाल कर रहा है? नॉन कॉग्निजेबल में फाल कर रहा है। तो सेक्शन 200 के तहत आप जाएंगे प्राइवेट कंप्लेंट में। किस में जाएंगे? प्राइवेट कंप्लेंट में। ये भी, इसका तरीकाकार भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाले प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जो 22 AB का
प्लेटफॉर्म है उसमें क्या होता है, उसमें एविडेंस कॉल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर एविडेंस भी कॉल होते हैं। तो सबसे पहले 200 सीआरपीसी ने क्या कहा कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामाइन द कंप्लेंट ऑन ओथ, मतलब कंप्लेनेंट को क्या किया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा ऑन ओथ, ठीक है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत। फर्दर फिर 201 ने क्या बताया, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस इफ मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू ही विल ट्रांसफर द केस कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। 201 ने क्या कहा, 201 ने कहा कि वो उसको क्या करने का पाबंद है, ट्रांसफ़र। अगर मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट ये देखता है कि मैं जो है ये केस चला ही नहीं सकता, मेरे पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, वो क्या करेगा, प्रॉपर जो जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती होगी उसको वो केस ट्रांसफ़र कर देगा। किस लिए ट्रांसफ़र करेगा, ताकि वो उसको प्रॉपर चला सके, लेकिन विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। वर्ड क्या याद रखना है, विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, ठीक है। 201 हो गया। 201 के बाद 202 क्या बात करता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, इशू ऑफ प्रोसेस हम कहते हैं किसको, इशू ऑफ प्रोसेस मतलब कि जाहिर सी बात है जब वो कंप्लेंट दर्ज होगी, दर्ज होने के बाद एडवर्स पार्टी को नोटिस होंगे, नोटिस होने के बाद फिर वो पार्टीज आएंगी, इसको कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का इशू हो जाना। तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होल्ड कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन, ताकि इशू ऑफ प्रोसेस को रोक दिया जाए। तो इसको क्या किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, पोस्टपोनमेंट। जाहिर सी बात है एडवर्स पार्टी को बुलाने से पहले मजिस्ट्रेट के पास क्या राइट है, मजिस्ट्रेट जो है ये इख्तियारात रखता है कि वो क्या करेगा, वो जो है पोस्टपोन कर सकता है, और पोस्टपोन के दौरान वो इन्वेस्टिगेशन भी तलब कर सकता है और जो है इंक्वायरी भी कर सकता है। दो राइट्स हैं, कौन कौन से, इंक्वायरी भी कर सकता है और जो है उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी करने का इख्तियार रखता है। उसके बाद 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट क्या है, देखिए डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में हमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ये देखता है ये केस प्रॉपर फिट है ही नहीं, झूठा बेबुनियाद केस है, इसलिए तो एफआईआर नहीं हुई थी, जब उसको लगेगा कि ये क्या है, ये एक बेबुनियाद केस है, झूठा केस है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस केस को ही डिसमिस कर सकता है। सेक्शन 203 ने ये बता दिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। चैप्टर 17 किस चीज़ से डील करता है, चैप्टर 17 बड़ा इजी है और 2 सेक्शंस हैं। फॉर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, अब कमेंसमेंट करनी है इसी केस की, क्या करनी है, फर्दर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट। सेक्शन 204 बात करेगा, 205 बात करेगा। सेक्शन 204 क्या कह रहा है, सेक्शन 204 कह रहा है हमें कि इशू ऑफ प्रोसेस किस तरीके से होगा, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस के लिए याद ये रखना है कि इफ कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस कंसिडर दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग शेड्यूल शैल इशू समन्स, फिर वही बात आ गई कि अक्यूज को वो क्या करेगा, समन्स इशू करेगा, या फिर जो है समन्स इशू करने के अलावा अटैचमेंट भी इशू कर सकता है। इसको हम कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कि समन्स इशू होगा एडवर्स पार्टी को, ठीक है। 205 ने क्या बात की, 205 बात करेगा मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, डिस्पेंस विथ डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस का मतलब ये कि हाजिरी से माफ़ी। हाजिरी से माफ़ी का मतलब क्या, हाजिरी से माफ़ी इन सिंपल मैनर, अक्यूज पर्सन ऐसा है कि वो जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो हर पेशी पर नहीं आ सकता कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसने कोई कॉग्निजेबल या कोई हीनियस क्राइम नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स हैं कि मजिस्ट्रेट उसको डिस्पेंस विद कर सकता है, यानी कि उसकी हाज़िरी को माफ़ी कर सकता है। और हाज़िरी को माफ़ी का मतलब ये कि वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पे उसका एडवोकेट अपीयर होगा हर पेशी पर उसका एडवोकेट अपीयर होगा और प्रॉपर जो है बताएगा कि भाई इस केस के अंदर ये हुआ वो हुआ, जो भी मामलात हैं इस तरीके से लेके चलेगा, ठीक है। डिस्पेंसेशन विथ हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर, हमने अभी तक कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए, चैप्टर 1 डिस्कस किया, चैप्टर 1 के अलावा चैप्टर 14 डिस्कस किया, 16 और 17 और 31। बाकी कौन से चैप्टर रह गए, 5 से लेके 11 तक, और उसके अलावा आपका रह गया 39 चैप्टर। इन चैप्टर्स को भी गो थ्रू करते हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो सीआरपीसी एक वाहिद ऐसा कानून है कि जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए थे। आपने देखा कि यार एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद जो है इस तरीके से मामला चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस ये करती है वो करती है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, बल्कि मैं तो क्या, कोई भी सीनियर एडवोकेट होगा वो यही कहेगा कि अगर आपने क्रिमिनल का एडवोकेट बनना है तो आपको बोलने आना चाहिए, बोलने के आप वकील हो। अगर आप सिविल के वकील बनना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी A to Z सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके लिए बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिविल के अंदर ये होता है कि एकदम से आप हाइप क्रिएट नहीं कर सकते, एकदम से आप कामयाब वकील नहीं बन सकते। क्रिमिनल के अंदर बन सकते हैं, और क्रिमिनल के अंदर आपको जो है एक्टिव होना पड़ेगा, टारगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम किसकी तरफ आएंगे? अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर जो है हमारा सेक्शन 46 से स्टार्ट होगा, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। अरेस्ट, एस्केप और रीटेकिंग सेक्शन 46 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सेक्शन 46 किस चीज़ की बात करता है? किसी भी शख्स को अरेस्ट करना है, किसी भी शख्स को अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं, इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है। अब मिसाल के तौर पे होता कुछ इस तरीके से है कि पुलिस किसी भी शख्स को अरेस्ट करना चाहती है, तो क्या उसको ज़बरदस्ती अरेस्ट करेगी? क्या पीछे से जैसा होता है उसको जो है हाफ फ्राई कर देगी? ये मामला किस तरीके से देखे जाएंगे। अच्छा, पुलिस के पास एक और राइट भी है, ये भी आपने याद रखना है। कौन सा राइट है? कि पुलिस, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो ऐसे ऑफेंस के अंदर कन्विक्टेड है, या ऐसे ऑफेंस के अंदर है कि जो ऑफेंस हीनियस क्राइम के अंदर है, या फिर उसकी पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो पुलिस उसको इनकाउंटर का इख्तियार भी रखती है, जिसकी वजह से पुलिस हाफ फ्राई करती है, फुल फ्राई करती है। सेक्शन 46 क्या कहता है? 46 कहता है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड के अंदर क्या कहता है कि इन मेकिंग अरेस्ट पुलिस ऑफिसर शल नॉट एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन इफ ही सबमिट हिमसेल्फ इन कस्टडी ऑफ पुलिस बाय वर्ड्स। अगर कोई शख्स खुद से कह दे कि भाई मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, जब मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, तो आपके पास एज बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ये राइट हरगिज़ नहीं है कि आप उसको क्या करें, ज़बरदस्ती पकड़ें, आप उसको जो है पीछे से यहाँ से पकड़ें, या फिर आप उसको हाफ फ्राइयाँ करें। खैर, आपका कभी पाला नहीं पड़ा पुलिस से, जब पड़ेगा तो फिर आपके जज्बात भी जो है इस तरीके से बोल रहे होंगे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है कि हमारा अरेस्ट ऑफिसर कैन नॉट काज डेथ ऑफ द पर्सन हु इज़ नॉट अक्यूज। अब जो हमारे पास सेक्शन 46 का सब क्लास 2 है, यहाँ से लास्ट टाइम सवाल आया था कि क्या पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करने के बावजूद या अरेस्ट करते वक्त उसकी जान ले सकती है? तो सेक्शन 46 सब क्लास 2 ने ये बताया कि किसी भी शख्स की जान ले सकती है अगर उस शख्स ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सज़ा कितनी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो उसकी जान भी ले सकती है। सेक्शन 46 हो गया। 47 क्या बात करता है? सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड, sought टू बी अरेस्टेड। ठीक है, 48 भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 52 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 47 ने ये कहा कि किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा? इफ अ पर्सन अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू एनी प्लेस इन चार्ज ऑफ सच पर्सन शल फ्री इंग्रेंस। फ्री इंग्रेंस का वर्ड, क्या वर्ड याद रखना है? फ्री इंग्रेंस। मतलब कि मिसाल के तौर पे इस घर के अंदर अगर कोई घुसा, तो इसकी जो पोजीशन है वो किसके पास है? वो मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा? मैं पुलिस ऑफिसर को फ्री इंग्रेंस दूंगा, यानी कि खुली छूट दूंगा कि वो इस घर की तलाशी ले सके। ठीक है, और 47 के बाद 49, 47 के बाद 48 पावर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेन्ड। 48 क्या है? वेयर इंग्रेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अगर इंग्रेंस ऑब्टेन नहीं की जा सकती तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस जो है उस घर के खिड़की दरवाजे जो चाहे वो तोड़ सकती है। और अगर पुलिस ऑफिसर, फिर इसके बाद 49 अब देखिए प्रोसीजर वाइज चल रहे हैं ना हम। अगर पुलिस क्या करती है? पुलिस जो है किसी तरीके से मेरी इजाज़त से घर के अंदर दाखिल हो गई। चोर क्या करता है? चोर जो है उस घर के बाहर छुपा हुआ था, या वॉशरूम में छुपा हुआ था, या किसी कोने में छुपा हुआ था। चोर बाहर निकलता है, उनको बाहर से लॉक करके भाग जाता है। जब वो बाहर भागा तो पुलिस अपने आप को लिबरेट करने के लिए, वर्ड क्या है उसके? क्या 48(9) के अंदर? टू लिबरेशन, टू लिबरेट देमसेल्फ, लिबरेट करने के लिए खिड़की दरवाजे तोड़ सकती है।
ये हमें किसने बताया? सेक्शन 49 ने बताया। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन 52। मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, किसी भी वुमेन की तलाशी कौन लेगी? जाहिर सी बात है किसी भी वुमेन की तलाशी मेल ले ही नहीं सकता। ये जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि फीमेल की तलाशी मेल ले रहे होते हैं, ये वायलेशन है। किसकी वायलेशन है? सेक्शन 52 की। और फिर आप जो है उन पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे आप? पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हायर अथॉरिटीज़ में जाएंगे या सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएंगे, अगर आपने उनकी जो है जॉब ख़त्म करवानी है। ठीक है, सारे वेयर देयर इज़ नो देयर इज़ एन रेमेडी। रेमेडी हर किधर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर बात नहीं मानता, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाएं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बात नहीं मानता, उससे हायर अथॉरिटी के पास जाएं। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी बात नहीं मानता, उससे हायर अथॉरिटी के पास जाए। वो भी नहीं मानते, सर्विस ट्राइब्यूनल में जाके केस फाइल कर दें। खैर 52 हो गया। मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, किसी भी वुमेन का सर्चिंग कौन करेगा? वुमेन ही कर सकती है, फीमेल ही कर सकती है, मेल कर ही नहीं सकता। फीमेल की प्रेजेंस में भी मेल नहीं कर सकता। 52 हो गया। उसके बाद आ जाता है 54, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके लिए पूरी की पूरी एक क्लास मौजूद है 54 के अंदर, वेयर पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसके अंदर हमें फर्स्टली ये बताया गया कि अगर कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर है, कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मुलविस है, या फिर किसी के पास इम्प्लीमेंट्स हैं। इम्प्लीमेंट्स हैं, किस चीज़ के इम्प्लीमेंट्स हैं? हाउस ब्रेकिंग के। हाउस ब्रेकिंग के यानी जो पुराने दौर के अंदर होता था कि हाउस ब्रेकिंग का सामान लेके अक्सर लोग जो है रात के 11-12 बजे गुजर रहे होते थे। तो अगर पुलिस को खदशा था तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर सकती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग है तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। सेकेंडली फिर क्या करता है? किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है या पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोई शख्स, किसी शख्स के पास क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर कोई शख्स जो है पुलिस की जॉब में मुदाखलत करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट करने के अलावा फिर क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करने के अलावा और क्या वर्ड है? और आ जाता है आपका डिजर्टर फॉर आर्म्ड फोर्सेस। डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया है। एब्सकॉन्डर किसको कहा जाता है? एब्सकॉन्डर कहा जाता है इश्तिहारी मुजरिम को, कि जिसके ऊपर वारंट्स भी इशू हुए, प्रॉपर्टी भी अटैच हुई, एब्सकॉन्डर इश्तिहारी हो गया, अभी भी वो कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा, तो उसको हम कहते हैं एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होना। ठीक है, तो इन सब के तहत पुलिस क्या कर सकती है? किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 56 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 56 क्या बात करता है कि प्रोसीजर वेयर पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 56 क्या बात करता है? सेक्शन 56 बात करता है कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट कब अरेस्ट करेगी? तब अरेस्ट करेगी कि जब मिसाल के तौर पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, आपने नहीं बताया, आपकी रेजिडेंस पूछी, आपने नहीं बताई, तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद जब आप पुलिस कस्टडी में आए, लॉकअप में आए, लॉकअप में आने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बता दी, सो डेफिनेटली पुलिस आपको दोबारा से छोड़ देगी। ये 56 ने बताया। 56 के बाद क्या आ जाता है? ये जो 57 है ये इसी को सुपरसीड कर रहा है। कह रहा है रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर कोई अपना नाम ना बताए, रेजिडेंस ना बताए, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 पर्सन अरेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट पुलिस इन चार्ज ऑफ स्टेशन। अरेस्टेड पर्सन शेल बी ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन विदाउट डिले। अब 60 और 61 दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 60 ने यह कहा कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने उस ऑफेंडर को लेके आएगी विदाउट डिले, बिना किसी देर किए पुलिस क्या करेगी? उस शख्स को प्रेजेंट करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। 61 ने क्या बात की कि जो मैं आपको अक्सर बता रहा होता हूँ कि भाई आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10A क्या है? आर्टिकल 10A सिंपली ये है, किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी। 24 घंटे पूरे होते ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसी को
जो है फर्दर एलोबरेट कर रहा है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 कह रहा है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से ज़्यादा उस शख्स को डिटेन किया ही नहीं जा सकता। और इससे कनेक्टेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्रॉस किस लिए कर रहा हूँ? क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड याद हो, ताकि आपको क्रॉस रेफरेंसेस जब याद हो तो फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा। फ़ौरन से क्लिक कैसे होगा कि यार ये सर ने हमें इसमें भी पढ़ाया था, ये सर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया था। जैसे मैंने कन्फेशन की बात की 164 की, तो 164 आपको जो है मैंने किस में पढ़ाया था? 37 38 कन्फेशन का पूरा चैप्टर पढ़ाया था कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि यार हमें जो है वाकई में लॉ को समझने की सिर्फ देर है। जब आप खुद से लॉ को पढ़ना शुरू कर दें, खुद से समझना शुरू कर दें, तो आपको इंशाल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, उसके बाद 161 क्लियर हो गया। 61 के बाद जो है आपका आ जाता है 62 पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। ज़िला नाजिम को, डीएसपी को जो है पुलिस क्या करेगी? अगर किसी को खदशा है तो उसको रिपोर्ट करेगी कि यहाँ कोई जो है ऑफेंस होने जा रहा है। पुलिस को अगर खदशा है कि यहाँ कोई ना कोई ऑफेंस होने जा रहा है। और उसके बाद जो है आपका आ जाता है अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट। अब जो हमारे पास सेक्शन 65 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 65 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अपनी प्रेजेंस में डायरेक्शन दे सकता है। किस चीज़ की डायरेक्शन दे सकता है? मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में डायरेक्शन दे सकता है कि इस पर्टिकुलर अथॉरिटी, इस पर्टिकुलर पर्सन को आप अरेस्ट करें इन माय प्रेजेंस। कोर्ट के अंदर आउट ऑफ कोर्ट अरेस्ट करवा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप आ जाएं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7, चैप्टर 5 भी हो गया, चैप्टर 6 भी हो गया। चैप्टर 7 किस चीज़ से डील करेगा? चैप्टर 7 जो है आपका डील करेगा सेक्शन 94 से ऑनवर्ड। 94 से ऑनवर्ड चलेंगे। 94 से ऑनवर्ड किस चीज़ के बारे में बताता है? सिंपल ही बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। अभी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मींस कि क्या कोर्ट किसी अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें? क्या कोर्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्शन दे सकती है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें? आइदर वो प्राइवेट भी हो सकता है, आइदर वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो किसके पास ये अथॉरिटी है? ये आपकी कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है। अब जो सेक्शन नंबर 96 है, ये क्या बताता है? कि ये बताता है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। फिर इसको फर्दर ये पूरा का पूरा चैप्टर इस चीज़ के साथ ही डील करेगा। फिर 95 किस चीज़ के साथ डील करेगा? प्रोसीजर, लेटर और टेलीग्राम। 95 प्रोसीजर, लेटर या फिर टेलीग्राम। ठीक है। फिर 96 जो है किस चीज़ से डील करेगा? 96 आपका डील करेगा व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सर्च वारंट में बी इशूड। फिर 97 आ जाएगा। 97 बात करेगा आपका पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट, पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। और 98 किस चीज़ से डील करेगा? 98 सर्च हाउस सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी, सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के अंदर नियर अबाउट कोई 5 से 6 सेक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एनी हाउ एक सवाल आता है। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि कोर्ट जब भी चाहे किसी प्राइवेट पर्सन से या फिर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद उसको तब तक रखेगी जब तक कोर्ट की ज़रूरत होगी, चाहे वो 1 दिन 10 दिन, जब तक रखना चाहे रख सकती है। इसके अलावा प्रोसीजर, लेटर और टेलीग्राम। अगर कोई लेटर हो, कोई टेलीग्राम हो जो कि किसी पोस्टल अथॉरिटी के पास है, ठीक है, तो भी कोर्ट क्या कर सकती है? सेक्शन 95 के तहत वो डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकती है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रोड्यूस करें। फिर आ जाएगा क्या? 96। अब जो 96 सेक्शन है ये किस चीज़ से डील करता है? सर्च वारंट में बी
इशूड, कि कब सर्च वारंट इशू किया जाएगा। फॉर सपोज 94 95 के तहत समन्स इशू हुए, जब समन्स जारी हुए, समन्स जारी होने के बाद भी उस शख्स ने, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए। जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है सर्च वारंट इशू करेगी कि आप, पुलिस को डायरेक्शन दे दी कि अब आप क्या करें, अब आप इस ऑफिस में जाएं और ऑफिस में जाने के बाद सर्च करें कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके कब्जे में हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट क्या है, मिसाल के तौर पे अब एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध उठा लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, किसी AC2 ऑफिस है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पड़े। अब अगर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के लिए जो है सर्च वारंट इशू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का नाम भी ख़राब हो सकता है, जाहिर सी बात है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसको सर्च करने में बड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्ट वारंट का मतलब सिंपल ये होता है कि कोर्ट क्या करेगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ AC2 ऑफिस में जाकर ही सर्च करना है, इसको हम कहते हैं पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। उसके बाद आता है सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर ऐसा हो जाए कि मिसाल के तौर पे सर्च की गई किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की और डॉक्यूमेंट की जगह मिल गया 10 तोला सोना, अब 10 किलो सोना, जब 10 किलो सोना मिला, बरामद हुआ, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो है उस कंसर्न्ड इलाके के SHO, उस इलाके के जो SP है उनको बुलाएगी और बोलेगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी FIR लॉन्च हुई है जिसमें ये स्टोलन प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड थी कि ये प्रॉपर्टी चोरी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी उन पर्सनस के हैंड ओवर कर दी जाए। ये हो गया 98 होने के बाद सेक्शन 100 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 98 के बाद 99 के बाद 99A, A, B, C ये भी आ जाते हैं, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो हम रीड आउट नहीं करते, ये वो पोर्शन है जहाँ से हम एक दफ़ा भी अपनी नज़रों को गुजारते नहीं इन पर्टिकुलर सेक्शन से। तो लॉ गेट वाले क्या करते हैं, HEC वाले, कि आपको इन पोर्शन से भी सवाल दे देते हैं। 99 क्या बात करता है, 99 कहता है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। 98 को एक्सटेंड कर रहा है कि सर्च की गई और फिर डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन से मुराद ये कि सर्च वारंट इशू किया गया और कोर्ट और जो है पुलिस ऑफिसर को ये लगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती, ये तो किसी और इलाके से चोरी हुई थी। या फिर पुलिस क्या करती है, एक छापा मारती है, छापा मारने के बाद पता चलता है वहाँ से तो 20-30 या 50-60 जो है मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। जब बरामद होंगी तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस हैंड ओवर कर देगी उस इलाके के कंसर्न SHO के पास, और हैंड ओवर करने के बाद वो क्या करेगा, वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, यानी जिसने कंप्लेन करवाई थी उन लोगों को वो दे देगा। उसके बाद सेक्शन 100 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 100 की तरफ जाने से पहले कोई और सेक्शन देख लें कि आपका प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन बार्ड सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। सर्च ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुल कन्फाइंड, अगर किसी शख्स को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाए तो आप सेक्शन 100 की एप्लीकेशन देते हैं। और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत पुलिस जो है, जो मजिस्ट्रेट है, वो क्या करते हैं, कोर्ट डायरेक्शन देती है कि इस शख्स को प्रेजेंट किया जाए, इस शख्स को क्या किया जाए, इस शख्स को प्रेजेंट किया जाए। और अक्सर होता है इस तरीके से कि वो शख्स होता कहाँ पर है, पुलिस की कस्टडी में होता है, लेकिन पुलिस जो है उसको अपने ऐसी जगह पे रखती है कि जहाँ पर आम बंदे की रसाई नहीं होती। अब आज कह रहे होंगे कि सर जो है पुलिस के ख़िलाफ़ बड़ी बातें कर रहे हैं आज। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ CRPC के अंदर जो एक्चुअल बात लिखी है, जो एक्चुअल लॉज लिखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस किसको किस तरीके से अरेस्ट कर सकती है, ये हमें कानून ने बताया। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, हमारे माशरे के अंदर पुलिस क्या कर रही है, ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा। खैर, सेक्शन 100 हो गया। सेक्शन 100 के बाद आते हैं सेक्शन 101 के तहत डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट। सेक्शन 101 के तहत पुलिस को डायरेक्शन दी जाएगी कि आप सर्च करें किसी भी प्लेस को और उस शख्स को प्रेजेंट करें। तो जो डायरेक्शन होगी सर्च वारंट की, वो सेक्शन 101 के तहत मूव होगी। और 102 बात करता है आपका पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस अलो सर्च। जो भी मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लेस है, उस प्लेस के अंदर वो शख्स रॉन्गफुली कन्फाइंड है, तो जो भी ऑनर होगा वो क्या करेगा, फ्री इंग्रेंस देगा।
फ्री इंग्रेंस देगा कि आप जाके इस जगह को तलाशी कर सकते हैं। तलाशी करने के बाद अगर आपको कोई शख्स मिलता है तो आप उसको लेके भी जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्च टू बी मेड प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अच्छा, आप अक्सर जो देखते हैं कि नार्कोटिक्स के केसेस के अंदर जो पुलिस वायलेशन करती है वो 103 की वायलेशन करती है। किसकी वायलेशन करती है? 103 की। 103 सिंपली हमें क्या बताता है कि जब भी पुलिस क्या करेगी, किसी भी शख्स से कोई भी चीज़ बरामद करेगी, जब भी पुलिस क्या करेगी कि किसी शख्स को जो है अरेस्ट करेगी, तो इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी का वर्ड यूज़ किया गया सेक्शन 103 के अंदर कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी एटलीस्ट 2 पर्सन्स हो। जब 2 पर्सन्स वहाँ पर मौजूद होंगे तो क्या करेगी पुलिस, उस शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है। कोई चर्च वगैरह बरामद करनी है, उससे जो है लेनी है, रिकवर करनी है, तो भी उनकी प्रेजेंस में की जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर तो जो चल रहा है सो चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है कि पुलिस खुद की प्रेजेंस में, खुद की प्रेजेंस शो करवा के, खुद ही विटनेस बन के एफआईआर भी लॉन्च कर देती है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस क्या करती है कि पुलिस जो है उस शख्स को गिरफ्तार कर देती है और कोई भी जो उनका दिल करे वो ऑफेंस उनके ऊपर लगा देती है। बल्कि अगर मेरी पर्सनल व्यू ली जाए तो होता क्या होना चाहिए, होना कुछ इस तरीके से चाहिए, जब भी एक आईओ बाहर निकले, किस लिए निकले? इन्वेस्टिगेशन के लिए निकले। तो आजकल डिजिटल दौर है, एक जो है उसके यहाँ कॉलर माइक लगा दें। कॉलर माइक लगाने से पता चल जाएगा कि वो कब कब कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस से पैसे ले रहा है, जो हालात हैं आज के। ठीक है, उसके अलावा अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन उसने प्रॉपर की नहीं की, सारा कुछ रिकॉर्ड हो, ऑन रिकॉर्ड हो सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा हरगिज़ कभी भी नहीं होगा। उसके बाद 103 हो गया। 103 के बाद आ जाते हैं 104, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स। 104 क्या बात करता है? पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट चाहे तो अपनी कस्टडी में उन डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद रख सकती है जो कोर्ट ने मंगवाए थे, और जब तक कोर्ट चाहे तब तक रख सकती है जब तक फर्दर उसकी जो है कोर्ट को ज़रूरत है। उसके बाद 105, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। यही सेक्शन हम प्रीवियस भी पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर दोबारा आ गया। तो इस सेक्शन के अंदर क्या बात कर रहा है? इस सेक्शन के अंदर सिंपल ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में सर्च वारंट इशू कर सकता है कि आप मेरी प्रेजेंस में सर्च करें। ये चैप्टर हो गया क्लोज। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो हमें बात करता है किसकी? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस की। 106 से स्टार्ट होगा सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस है क्या? देखें, जर्नली आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी आपके साथ कोई जुर्म होता है तभी एफआईआर होती है। क्या होता है? जुर्म होगा तो ही एफआईआर होगी। अब जुर्म हुआ ही नहीं है, कोई शख्स आपको धमकियां लगा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मैं तुम्हारे भाई को किडनैप कर दूंगा। आपको ख़तरा है। ख़तरा किस चीज़ का है? ख़तरा इस चीज़ का है कि अगर वाकई में इसने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वो खौफज़दा होते हैं इस शख्स से। अब आप क्या करेंगे? उसने कोई ऑफेंस किया नहीं है, लेकिन आपको खदशा है कि ये शख्स ऑफेंस करेगा। इसके साथ डील करता है हमारा ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। क्या बात करता है? प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब ये कि जुर्म होने से पहले क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है किसी को अरेस्ट करने की। इसके अंदर होगा सिंपल इतना, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उससे श्योरिटी ली जाएगी कि आप ज़मानत रखवा दें कि आप ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। फिर जब कोर्ट चाहे तो उसको वो ज़मानत वापस भी दे सकती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर 106 से लेके 126 तक डील करेगा। 106 से लेके 126 सीआरपीसी। 106 से 126 क्या बात करता है? प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। 106 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग फीस ऑन कन्विक्शन। 106 क्या बात करता है? कन्विक्शन की। अगर एक शख्स ऑलरेडी कन्विक्टेड है, ऑलरेडी कन्विक्टेड किस तरीके से? मिसाल के तौर पे कि मिस्टर सिराज जो है वो उसने इसको मारा, इसको मारने के बाद 324 भी लग गया। 324 लगने के बाद ये जब जेल के अंदर जा रहा था, कोर्ट के अंदर इसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे सिर्फ बाहर आने दो, बाहर आने के बाद तुम्हारी एक टांग तो पक्की पक्की टूटेगी। अब ये कहता है ये बाहर आएगा सो डेफिनेटली ये मुझे मेरी टांग भी तोड़ेगा, जो ये करना चाहे करेगा। क्यों? क्योंकि अब जेल के अंदर जाने के बाद इसका डर खुल जाएगा, ये दोबारा से मुजरिम ही बन के आएगा। अब होगा कुछ इस तरीके से कि ये क्या करेगा, ये 106 की एप्लीकेशन मूव करेगा सिक्योरिटी ऑन कन्विक्शन की, कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है और ये मुझे मज़ीद धमकियाँ दे रहा है। ये 106 हो गया।
106 के बाद 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर इन अदर केसेस। इन अदर केसेस कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे कि अगर कोई शख्स क्या है कि कन्विक्टेड नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, बाहर घूमने के अलावा वो जो है आपको गालम गलौज करता है और आपको थ्रेट करता है किसी भी तरीके से। थ्रेट करने के साथ साथ वो आपको जो है क्या, आपको उससे खदशा है किसी भी चीज़ का, तो आप क्या करेंगे? इन अदर केसेस 107 की एप्लीकेशन मूव करेंगे। 108 क्या करता है? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर पर्सन्स सेडिशियस मटीरियल। 108 क्या बात करता है? सेडिशियस मटीरियल। अगर कोई शख्स बागियाना मवाद फैला रहा है, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत का मवाद फैला रहा है और आपको खदशा है कि इसके मवाद फैलाने से अवाम को ख़तरा है, इसके मवाद फैलाने से अवाम जो है बिगड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? 108 की तरफ जाएंगे। फिर आ जाएगा 109। 109 क्या बात करेगा? 109 CRPC हमें बताता है किस चीज़ के बारे में कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वेग्रेंट सस्पेक्टेड पर्सन। कोई ऐसे लुच्चे लफंगे आवारागर्द अगर ऐसे हैं जो गली के नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और आपको खदशा है कि ये मेरी फैमिली को थ्रेट करते हैं, तो भी अभी तक उन्होंने कोई ऑफेंस किया नहीं है, लेकिन आपको खदशा है कि ये ऑफेंस करेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं वेग्रेंट का। 110 और 111। अब देखिए इस चैप्टर से लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 2 सवाल आए थे और अक्सर स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का जो एक्चुअल पर्पस था वो समझा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों सवाल गलत करके आए। गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर। फिर 112 आ जाएगा। 112 क्या बात करता है? 112 बताएगा हमें ऑर्डर टू बी मेड प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। ऑर्डर टू बी मेड। और 113 क्या बात करता है कि पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट देख लें सेक्शन इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर और समन्स वारंट पर्सन नॉट प्रेजेंट। 114 समन्स वारंट नॉट प्रेजेंट। और फिर आ जाएगा आपका ऑर्डर टू बी श्योरिटी। 118 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 119 ऑर्डर ऑफ श्योरिटी। 119 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। सॉरी, 119 किस चीज़ का है? डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। और 126 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, 125 और 126 जो है बात करते हैं किस चीज़ की? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की। कहाँ तक थे हम? हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन जो हमारे पास 110 है वो बात करता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा शख्स है जो हैबिचुअल रॉबर है, कोई ऐसा शख्स है जो बार बार ये ऑफेंस कमिट करता रहा है, तो फिर आप चले जाएंगे किसकी तरफ? 110 की एप्लीकेशन मूव करेंगे। ऑर्डर टू बी मेड। कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर पास कर देगी, शो काज का ऑर्डर दे देगी कि आप रीज़न बताएं। ठीक है, इसके अलावा क्या ऑर्डर कर सकती है? डायरेक्शन दे सकती है, उसको कॉल अपॉन कर सकती है। 113 क्या कहता है कि पर्सन प्रेजेंस इन कोर्ट। अगर वो शख्स उसी वक्त प्रेजेंट है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर वो शख्स प्रेजेंट है, तो कोर्ट क्या करेगी? उससे पूछेगी और फिर श्योरिटी जो है ऑर्डर कर देगी। उसके अलावा समन्स वारंट इफ़ द पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट। अगर वो शख्स कोर्ट के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, अगर कोर्ट के अंदर वो शख्स प्रेजेंट नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट जो है वारंट भी इशू कर सकती है, समन्स भी इशू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ श्योरिटी। ऑर्डर ऑफ श्योरिटी किस तरीके से दी जाएगी? ऑर्डर ऑफ श्योरिटी का मतलब ये कि कोर्ट फिर डायरेक्शन, कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर गया कि वाकई में इसने ऐसा ऑफेंस करने जा रहा है, और आप जो है कोई विटनेस भी ले आते हैं, फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट सिंपली ये करेगी कि श्योरिटी की डायरेक्शन दे देगी। अब वो श्योरिटी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, अगर वो शख्स क्या कर रहा है? आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो श्योरिटी ज़्यादा होगी। अगर वो शख्स आपको रेप की धमकी दे रहा है तो श्योरिटी
ज़्यादा या कम होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके अलावा अगर कोई शख्स आपको चोरी की धमकी दे रहा है तो श्योरिटी कम होगी। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, कोर्ट क्या करेगी जब उसने श्योरिटी दे दी, श्योरिटी देने के बाद कोर्ट ये करेगी कि कोर्ट जो है उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देगी कि अब आप जा सकते हैं, श्योरिटी दे दी आपने। और सेक्शन 125 और 126 ने हमें क्या बताया कि अगर जब श्योरिटी कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, 1 साल या 2 साल। अब 1-2 साल टाइम पीरियड गुजर गया और उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया और कोर्ट भी सेटिस्फाइड है कि ये मज़ीद कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उसको वो श्योरिटी रिटर्न कर देगी। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये चैप्टर हो गया आपका यहाँ पे क्लोज। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि पब्लिक न्यूसेंस से रिलेट करता है। पब्लिक न्यूसेंस क्या है? पब्लिक न्यूसेंस, आप अपने इलाके के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि मैं वकील बन चुका हूँ, या फिर आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्टिकुलर थिंग से, चाहे वो जानवर हो, सेक्शन 133 पढ़े। सेक्शन 133 क्या बात करता है? 133 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इससे प्रीवियस जो लागेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था कि पब्लिक न्यूसेंस जो है किन किन चीज़ों के लिए डायरेक्शन दी जा सकती है पब्लिक न्यूसेंस की। किसी पर्टिकुलर जो है जानवर के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्री के लिए, कोई भी चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट करे, जो कोई भी चीज़ जो मूवेबल हो, इमूवेबल हो और वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है आपके गुजरने के लिए, आप मसला बनती है आपकी हेल्थ के लिए, चाहे वो जानवर हो। किसी शख्स आस पड़ोस में किसी ने जो है जानवर पाला हुआ है, जानवर पालने से आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई उससे जो है बीमारी फैल सकती है। सेकेंडली आपको खदशा है कि यार ये मुझे काट ना दे, क्या हो रही है? पब्लिक न्यूसेंस की रेट हो रही है। सेकेंडली फिर 133 ने क्या बताया कि अगर कोई दरख्त है, ऐसा दरख्त है जो आपके घर के सामने किसी ने लगा दिया, डेफिनेटली क्या हो रहा है, आपका राइट टू वे इन्फ्रिंज हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर भी आप 133 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ राइट्स बताए गए 133 के अंदर, जैसे कोई भी ऐसी चीज़, याद रखें, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है आपकी गुजरगाह को, आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, आपका जहनी सुकून तबाह कर रही है, वो आपके इलाके के अंदर के ही लोग हैं, आप क्या करेंगे? 133 की एप्लीकेशन मूव करेंगे। अब 133 के तहत जो भी मजिस्ट्रेट जब कोई भी ऑर्डर पास करेगा तो वो ऑर्डर किस नेचर का होगा? वो ऑर्डर होगा आपका कंडीशनल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होगा? कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगा। कंडीशनल ऑर्डर किस तरीके से कि आप या तो ये काम करना छोड़ दें या फिर श्योरिटी दें, इसके अलावा या तो आप ये फर्दर, या तो आप शोकाज दें या तो फिर आप जो है रिमूव करें इस पर्टिकुलर न्यूसेंस को। 134 समन्स और नोटिफिकेशन टू ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ कंडीशनल ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अलोंग विद समन्स। जब भी ये कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाएगा तो ये पास किया जाएगा अलोंग विद समन्स एज पर सेक्शन 134 CRPC। उसके बाद आ जाएंगे 135। 135 क्या बात करता है? 135 और 136 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 135 पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड शो काज और क्लेम ज्यूरी। शो काज और क्लेम जूरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि या तो एडवर्स पार्टी रीज़न बताए, शो काज दे कि वो जो है न्यूसेंस क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसके पास क्या एविडेंस है। इसके अलावा अगर एडवर्स पार्टी चाहे तो जूरी भी क्लेम कर सकती है। जूरी इस सूरत में क्लेम कर सकती है कि हमें कोई गर्ज नहीं है, आप चाहें तो इसको फर्दर प्रोसीड करें। इसके अलावा फिर क्या आ जाएगा? 136। 136 किस चीज़ की बात करेगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू डू सो। 136 कॉन्सिक्वेंसेस फेलिंग टू डू सो। इट मीन्स के क्या नताइज होंगे अगर एडवर्स पार्टी कुछ भी नहीं करती। 136 ने सिंपली कहा इफ सच पर्सन डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू 135 ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी 188 PPC। 188 में क्या बताया कि जो भी डिस्ट्रैक्ट करे, किसको डिस्ट्रैक्ट करे? किसी भी पब्लिक ऑफिसर को, ठीक है। और कंडीशनल जो ऑर्डर है रिमूवल का, वो ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा 136 के तहत एब्सोल्यूट ऑर्डर में, कि अब आपने रिमूव करना ही करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ रिमूव करनी ही करनी है। और जो हमारे पास शो काज दिया जाता है वो इस सूरत में दिया जाता है कि जो आपका एक क्लेमेंट है वो क्लेम ये कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये न्यूसेंस क्रिएट कर रही है।
अब आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ न्यूसेंस वाली डेफिनेशन में फुलफिल ही नहीं कर रही, तो आप क्या देंगे, आप शो काज देंगे। इसके बाद आ जाएगा 136, 137, 138 प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स जूरी। 137 137 है, 138 इंपॉर्टेंट है। 138 से लास्ट टाइम सवाल आया था कि द मजिस्ट्रेट शैल अपॉइंट अ जूरी कंसिस्टिंग ऑफ 7 अनइवन नंबर। अनइवन नंबर का क्या मतलब है कि जैसे 1, 3 या 5, ठीक है, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फिगर को अपॉइंट करेगी और वो जाके वहाँ पे चेकआउट करेंगे कि ये ऑफेंस कमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका 143 मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट कंटिनेंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। 143 इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस ना करें, या जो पब्लिक न्यूसेंस है इसको रिमूव किया जाए, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ पे, कौन सा, दफ़ा 144। दफ़ा 144 कब नाफिज होगी, दफ़ा 144 नाफिज करने के इख्तियारात किसके पास हैं। अब ये जो 144 CRPC है, पहले मैं समझता था 144 PPC है, लेकिन पढ़ने के बाद पता चला कि ये 144 CRPC की बात की जा रही है। पावर टू इशू ऑर्डर एब्सोल्यूट अर्जेंट ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस, इसको क्या कहा जाता है, अर्जेंट ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर की खासियत यही है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है। अब ये सेक्शन किस चीज़ से डील करता है कि अर्जेंट ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस की रेट होने वाला है, डबल सवारी पर पाबंदी लगानी है, तो दफ़ा 144 नाफिज होगी। या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्ट करना है जो कि अर्जेंटली ऑर्डर करना है, तो फिर दफ़ा 144 लगेगी। अब ये पावर, ये इख्तियार क्या मजिस्ट्रेट के हैं, ये किसके इख्तियार हैं, ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इख्तियार हैं। किसके इख्तियार हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इख्तियार हैं। 144, नो ऑर्डर कैन बी मेड देन 2 कंसेक्टिव डेज, देन 7 डेज इन अ मंथ। और इसके लिए जो टाइम पीरियड आपने याद रखना है, एक तो याद रखना है 2 डेज़ का, फिर याद रखना है 7 डेज़ का, ठीक है, कौन से 2 डेज कंसेक्टिव, और फिर 7 डेज इन अ मंथ। और फिर इसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि पीरियड में बी केस ऑफ डेंजर ऑफ ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी। अब ये जो लास्ट वाला जो प्रोविजन है, पब्लिक हेल्थ इन डेंजर। अब देखें, इशू ये है कि एक जब भी अर्जेंट ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस जारी किया जाएगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो फिर ये जो है एक साथ 2 दिन का ऑर्डर जारी हो सकता है। अब ऑर्डर 2 दिन का जारी हो सकता है और महीने में 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम 7 डेज़ का हो सकता है। लेकिन आप कोविड में चले जाएं, 2020 से लेके 2021 तक जो है हमारे पास कोविड था। कोविड के अंदर दफ़ा 144 तो नाफिज थी 1 साल से ज़्यादा। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न था दफ़ा 144 का सब क्लास 2, जो क्या कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ इन डेंजर हो। अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि पब्लिक हेल्थ इन डेंजर है, उससे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो एक्सटेंड सालों तक भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट चैप्टर जो कि अपील से रिलेटेड है। अपील से रिलेटेड चैप्टर आ जाता है आपका 404 से ऑनवर्ड 426 तक। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 31, चैप्टर 31 है, 39 है, चैप्टर है आपका 31। और जो हमारे पास बेल का चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 39। अब चैप्टर 31 और 39 यहाँ से एक सवाल, एक सवाल लाजमी है, तो बेल से तो सवाल आता ही आता है। 31 किस चीज़ के बारे में, अपील। अब याद ये रखना है कि कब आपने अपील दायर करनी है हाई कोर्ट के अंदर, कब आपने अपील दायर करनी है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, और अपील किस शेप में होगी, किस सेक्शन के तहत होगी, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया। सेक्शन 404 CRPC बात किस चीज़ की करता है, बात करता है आपके अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील लाइज, अपील शल लाई प्रोसीजर डिटेल इन CRPC नॉट अदरवाइज। 403 ने क्या बताया, 404 ने कि
नो अपील लाइज, कि जहाँ पर अपील लाई करेगी वो प्रोविजंस आपके सीआरपीसी के अंदर मौजूद हैं। सीआरपीसी से हट के आप अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि इस के लिए मैं अपील में फाल करूँगा, इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मैं अपील में जाऊँगा। अपील में आप कब जाएंगे? जहाँ पर सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस मौजूद हों। इसके अलावा फिर क्या आ जाएगा आपका 405 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन रिस्टोरिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। 405 ने क्या कहा कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किसी मजिस्ट्रेट ने की और उसको रिस्टोर की, अपने एप्लीकेशन दी और वो रिस्टोर नहीं कर रहा, फिर आप 405 के तहत अपील करेंगे। 406 क्या बात करता है? 406 बताता है हमें अपील फ्रॉम ऑर्डर, जी, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर पीस। तो 406 के तहत एनी पर्सन में अपील अगेंस्ट मजिस्ट्रेट 1018, 118 के खिलाफ, 118 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, जो श्योरिटी दी थी उसके खिलाफ अगर आप अपील करना चाहें कि इसने श्योरिटी जो है गलत ली है, तो आप अपील करेंगे 406 के तहत। फिर आ जाएगा 407। 407 क्या कहता है? 407 ओमिटेड है, 408 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 408 कहता है कि अपील सेंटेंस ऑफ अपील लाइज कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अप टू 4 years पास बाय मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट कोई भी सेंटेंस पास करे जिसकी सज़ा मोर देन 4 years हो, तो फिर अपील कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लाई करेगी। अपील ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। अब 409 के अंदर बताया गया कि किस तरीके से अपील हेयर की जाएगी। एनी अपील ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन शल बी हर्ड बाय द सेशंस जज और बाय एडिशनल सेशन जज। मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर ADJ क्या कर सकता है? अपील सुन सकता है। 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोई सेंटेंस पास हो गया कोर्ट ऑफ सेशन का, फिर उसके खिलाफ अपील कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। अब हाई कोर्ट के अंदर तो आप अपील कर रहे हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय द सेशन जज एडिशनल सेशन जज में अपील टू द हाई कोर्ट अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, अपील कर रहा हूँ मैं, अपील का मकसद क्या है? जब भी अदना अदालत के फैसले से आप सेटिस्फाई ना हो, जब भी अदना अदालत के फैसले से आप सेटिस्फाई ना हो, आप क्या करेंगे? आला अदालत की तरफ जाएंगे। वो कोई भी शख्स जा सकता है, वो कोई भी शख्स जा सकता है, अक्यूज़ भी जा सकता है। जो एग्रीव पार्टी है, जो उस फैसले से एग्रीव्ड है, सेटिस्फाई नहीं है, वो अपील में जाएगी। सेकेंडली, अपीलेट कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं? अपीलेट कोर्ट कभी भी सज़ा को इन्हेंस नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? इन्हेंस नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाएगा आपका 4011A अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। 411A, ये इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है मिस्टर ओसामा, बता सकते हैं आप? इंट्रा कोर्ट अपील सर ऐसे होती है कि मिसाल तौर पर अगर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कोई फैसला दिया है जी, तो हम लोग ना इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर डबल बेंच और बिफोर लार्जर बेंच। ठीक है, उसी कोर्ट के अंदर होगी है? मतलब जी, मतलब उसी कोर्ट के अंदर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है? इंट्रा कोर्ट अपील सिंपली ये होती है कि जब आप हाई कोर्ट के फैसले से ही सेटिस्फाई नहीं है और वो सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया, आप उसी कोर्ट के अंदर DB में वो जो है केस फाइल करेंगे, डिविजनल बेंच में। DB मतलब डिविजनल बेंच, डबल बेंच नहीं होता। ठीक है, इंट्रा कोर्ट अपील हो गया। उसके बाद आ जाएंगे आपका 415 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 413 नो अपील इन पिटी केसेस। अब बात करते हैं नो अपील की। कहाँ कहाँ अपील लाए नहीं करेगी? नो अपील लाइज। कौन कौन से सेक्शन से वेयर नो अपील लाइज? 413 और 414। 413 बताता है कि जो पीटी केसेस हैं, पीटी केसेस मतलब छोटे मोटे केसेस। 414 क्या बात करता है? 414 कहता है नो अपील सर्टेन समरी कन्विक्शन। कौन सी कन्विक्शन है?
समरी कन्विक्शन मिसाल के तौर पे सज़ा आ गई 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, उसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोविजो 413, द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, नॉट अ सेंटेंस टू और मोर पनिशमेंट कंबाइंड, मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा सज़ा हुई है 413 414 के तहत, फिर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद 417 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपील इन केस ऑफ एक्यूटल। 417 इन केस ऑफ एक्यूटल। एक होता है कन्विक्टेड जिसको सज़ा हो गई, और एक हो गया एक्विटल जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी किया तो जाहिर सी बात है जो कंप्लेनेंट था वो एग्रीव्ड हो गया। अब वो क्या करेगा, 417 के तहत अपील फाइल करेगा। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल विल ऑलवेज लाई टू द हाई कोर्ट अंडर दिस सेक्शन रिगार्डिंग एक्विटल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। उसके बाद आ जाएगा 418, अपील इन व्हाट मैटर एडमिसिबल, एन अपील में लाई ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल एज मैटर ऑफ लॉ, यानी कि अपील जब भी आप फाइल करेंगे तो कोर्ट मैटर ऑफ फैक्ट को भी देखेगी और इशू ऑफ लॉ को भी देखेगी। उसके बाद पिटीशन ऑफ अपील, अपील किस शेप में होगी, अपील विल ऑलवेज लाई एज मेमोरेंडम, अपील मेमोरेंडम की शेप में होगी। उसके बाद आ जाएगा 421, प्रोसीजर व्हेन अपीलांट इन जेल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 420 अपीलांट इन जेल, जब अपीलांट पर्सन जेल के अंदर है, मिसाल के तौर पे जैसे आपसे एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर किसी को कोर्ट ऑफ सेशन सज़ा दे दे, कितनी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ सेंटेंस दे दे, डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद उसके पास कितने दिन है कि वो अपील में जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक। जब वो जेल में है तो जेल में वो अपील कैसे करेगा, डेफिनेटली वो क्या करेगा, थ्रू जेल सुप्रिटेंडेंट अपना एडवोकेट हायर कर सकता है। तो 420 क्या कहता है, वेन अपीलांट इन जेल, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर सिंपल इतना है कि वो जेल सुप्रिटेंडेंट के थ्रू करेगा। फिर आ जाते हैं 422, नोटिस ऑफ अपील। नोटिस ऑफ अपील, अपील का नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा, इफ द अपील इज नॉट डिसमिस, नोटिस विल बी गिवन टू द अपीलांट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ, प्लेस इन विच अपील विल हर्ड, एंड 417 लाइक नोटिस विल आल्सो बी गिवन टू अक्यूज्ड। अगर अक्यूज के खिलाफ अपील गई है तो फिर नोटिस दिया जाएगा अक्यूज को भी और गवर्नमेंट को भी। उसके बाद 400 आ जाता है आपका जजमेंट सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट, सस्पेंशन, अ कन्विक्टेड पर्सन मे रिलीज ऑन बेल। अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 426 जो नवाज शरीफ को जो है बेल ग्रांट हुई थी वो 426 के तहत हुई थी। 426 कहता क्या है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, रिलीज ऑफ अपीलांट, रिलीज ऑफ अपीलांट ऑन बेल। क्या अपीलेट स्टेज पे किसी को बेल ग्रांट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर वो कोर्ट को इस हद तक सेटिस्फाई कर जाए कि इस केस के अंदर जो है मैं मुलविस नहीं था और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वाकई में इस शख्स के खिलाफ ये केस झूठा है, अभी तक कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया, जजमेंट पास नहीं हुई, जजमेंट पास होने से पहले पहले कोर्ट क्या कर सकती है, उसको बेल पर रिलीज़ कर सकती है, रिहा कर सकती है, जिसके तहत 426 के तहत जो आपके नवाज शरीफ साहब थे उनको भी बेल ग्रांट हुई थी, बेल थ्रू अपीलांट कोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब कोर्ट अपनी डिग्री, डिग्री नहीं, कोर्ट अपनी जजमेंट पास कर देगी, अगर वो शख्स क्या होगा, कन्विक्टेड होगा तो वो वापस आ जाएगा जेल के अंदर, अगर वो अक्यूटेड होगा तो वो वैसे ही रिहा है। उसके बाद आ जाएगा 427, अरेस्ट ऑफ अक्यूज अपीलांट फ्रॉम अक्यूटल। अगर कोई शख्स अक्यूटल में था और कोर्ट जो अपीलेंट कोर्ट है वो ये देखते हैं कि इसने वाकई में ये जुर्म किया था, तो 427 के तहत उसको क्या किया जाएगा, उसको री अरेस्ट किया जाएगा, उसको री अरेस्ट किया जाएगा। फिर अपीलेंट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस डायरेक्ट टू बी टेकन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 428 के तहत फर्दर एविडेंस। और फिर आ जाता है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, 430 फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 400 अबेटमेंट ऑफ अपील,
क्या आ जाएगा, अबेटमेंट ऑफ अपील। फोर 431 ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। अब कहाँ तक थे हम, ये हो गया था रीअरेस्ट। अब कोर्ट क्या करेगी, अगर कोई शख्स क्या है, अगर कोई शख्स लोअर कोर्ट से अक्यूटेड है और कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी कि इसको इतनी सज़ा हो गई, तो कोर्ट की डायरेक्शन पे क्या किया जाएगा, उस शख्स को रीअरेस्ट किया जाएगा। अब क्या अपीलेट स्टेज पे क्या जो अपीलेट कोर्ट है वो फर्दर एविडेंस कॉल कर सकती है, एविडेंस को सुन सकती है। तो 428 सेक्शन के तहत कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो है एविडेंस भी कॉल कर सकती है और विटनेसेस को भी बुला सकती है। 430 क्या कहता है, 430 जो है वो सिंपली हमें ये बता रहा है कि कोर्ट क्या कर सकती है, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज किस तरीके से होगा कि कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देगी कि भाई ये हमारी जजमेंट है और इस जजमेंट के तहत ये शख्स गिल्टी है। क्या है, गिल्टी है। अब 431, क्या अपीलेट स्टेज पे अपील खारिज हो सकती है। अपील खारिज किस सूरत में होगी, अबेटमेंट ऑफ अपील ने ये बताया कि अगर जो अपीलांट है, जिस शख्स ने अपील दायर की है, वो शख्स मर जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वो शख्स मर जाए, तो डेफिनेटली अपील क्या हो जाएगी, अपील खारिज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अबेटमेंट ऑफ अपील। क्या कहते हैं, अबेटमेंट ऑफ अपील। तो ये हमारा चैप्टर था जो डील करता है किसके साथ, चैप्टर 31 CRPC अपील के साथ, कि अपील कब कब फाइल होगी। अब अपील के अलावा जो चैप्टर्स आपने याद रखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स थे, एक था चैप्टर वन से एक दो सवाल आते हैं, उसके अलावा चैप्टर 31, चैप्टर 39। चैप्टर 31 तो अपील का हो गया, 39 किस चीज़ का हो गया, बेल का। उसके अलावा चैप्टर 14, 15 और 16, चैप्टर 14, 16 और 17। चैप्टर 14, 16 और 17 किस चीज़ के साथ था, ये था आपका इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। ये आपका ये चैप्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के हवाले से भी हैं, जुडिशरी के हवाले से भी हैं, और लॉ गेट में एनी हाउ यहाँ से 2 सवाल पक्के पक्के आते हैं चैप्टर 14 इन्वेस्टिगेशन से। इसके अलावा हमारे पास जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अगर हम एक जो है रिवीजन करें, चैप्टर 1 किस चीज़ के साथ था, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 5 किस चीज़ के साथ डील करता है, अरेस्ट हाउ मेड। फिर जो चैप्टर नंबर 5 के अलावा 6 और 7 है, चैप्टर नंबर 7 किस चीज़ के साथ था, कंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कब कोर्ट जो है तलब कर सकती है। इसके अलावा फिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, चैप्टर 14 इन्वेस्टिगेशन से लास्ट टाइम भी 2 से 3 सवाल आए थे। आपने इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को हरगिज़ निगलेक्ट नहीं करना, एनी हाउ आपने जो है उसको 3 से 4 बार गो थ्रू करना है, सही है। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका चैप्टर 16, चैप्टर 17, और चैप्टर 16, 17 किस चीज़ के, प्राइवेट कंप्लेंट। उसके अलावा फिर क्या आ जाएगा, इसके अलावा आपका आ जाएगा चैप्टर आ जाएगा आपका 39 जो है वो बेल से रिलेटेड है, बेल से भी 1-2 सवाल लाजमी आते हैं। 501, 502 भी एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। ये हो गया आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पोर्शन, जिससे 10 मार्क्स का पोर्शन है, और मैंने आज आपके लिए इतना आसान कर दिया कि पूरा का पूरा CRPC के जितने 12 चैप्टर्स थे, यानी कि 200 से ज़्यादा जो MCQs थे, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं वो मैंने आपके साथ नेटिव लैंग्वेज के अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 1 से 2 टाइम बैरक को लाजमी गो थ्रू करना है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि आपको वो चीज़ें समअप हों, आपके जहनों में सवाल जो हैं उभरें, और फिर ये लेक्चर सुनने के बाद उन सवालों के आपको जवाबात मिल जाएं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर हमने लेक्चर सुना, सारे के सारे लेक्चर सुने, उसके बाद भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। उसका रीज़न यही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, बैरक्स नहीं पढ़ते, ठीक है। अब CRPC एंड हो गया हमारा। CRPC के कितने मार्क्स थे, 10, और हमने आज इसको समअप कर दिया, अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो पूछे, और इससे हट के अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर इसके अलावा भी कोई ऐसा पोर्शन है जो मैंने स्किप किया हो, तो वो मुझे बता देगा, तो मैं उसको व्हाट्सअप पे जो है डिटेल लेक्चर भी शेयर कर दूँगा, ताकि कोई भी मेरी तरफ से कसर ना रहे, क्योंकि मेरी हमेशा ही कोशिश रही है कि मैं अपना 100% दूँ। आगे फिर आप देखते हैं कि आपने क्या परफॉर्म करना है।
वो तो फिर इंशाल्लाह टेस्ट के दिन ही पता चलेगा कि आप कितना स्कोर करके आए हैं लॉ गेट टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी पूछें।